चलिए तो कंपनी फाइनल अकाउंट का सेकेंड क्लास पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, है ना, जिसमें आपको बताया गया था कि हम लोगों को दो चीज पढ़ना है इसमें, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और दूसरा पढ़ना है हम लोगों को बैलेंस शीट स्टेटमेंट। फिर आपको फॉर्मेट बताया गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में किसके किसके कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीज आता है, वो सारा चीज आपको लिखवा दिया गया था। कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा सबसे पहले जो होता है वो आपका आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद होता है अदर इनकम, उसके बाद दोनों को मिला देते हैं तो टोटल रेवेन्यू बन जाता है। फिर एक्सपेंसेस में आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आता है, चेंज इन इन्वेंट्री आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आता है, फाइनेंस कॉस्ट आता है, डेप्रीसिएशन और अदर एक्सपेंस। सारा ऐड करके टोटल एक्सपेंस बनता है, फिर माइनस कर देते हैं टोटल रेवेन्यू से तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाता है। फिर टैक्स माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं वही हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल जाता है। यहां पे आया समझ में? जब ये सारा काम कर लेते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपको बताया गया था कि किसके किसके अंदर क्या क्या चीज होता है ना। अब यहां पे ध्यान रखना कि आप जब फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मेट में जब लिखोगे तो जहां पे आपके पास डेटा दिया हुआ है, जिस चीज से रिलेटेड डेटा दिया हुआ है बस उसी का कॉलम बनाना है, उसी का फॉर्मेट बनाना है। जिसका नहीं है उसके बारे में लिखने का जरूरत हम लोग को नहीं है। आया समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया हुआ है तो ये हम लोग को पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग का ए नंबर पॉइंट में आ जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आया समझ में? अभी हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मेट हमारा ऑलरेडी पहले से क्रिएट किया हुआ है, इसी में हमको पुट करना है, इसीलिए जो हम लोग को नहीं दिया हुआ वहां पे नील लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नील। लेकिन अगर आप फॉर्मेट बनाओगे तो वहां पे आपको ये सारा फॉर्मेट लिखने का जरूरत नहीं है जो चीज नहीं दिया हुआ है, और अगर लिख भी दोगे तो टीचर खुश हो जाएगा कि हाँ चलो कम से कम नहीं भी दिया बट फिर भी फॉर्मेट इसको पता है। हाँ ना। चलिए यहां पे हम लोग बात करते हैं, तो ये सारा चीज आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं स्टार्ट, लेकिन उसके पहले हम कुछ और भी आपको बताना चाह रहे हैं। तो आपको एक चीज और अभी कॉपी करना है, ये वाला चीज कि मिनिमम अमाउंट जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में वो बेस करता है डिविडेंड डिक्लेरेशन पे। तो इसको पहले आप कॉपी कीजिए फिर आपको समझा देते हैं। बस इतना ही है। हो गया कॉपी ये वाला? तो यहां पे बोला है कि आप जब डिविडेंड को डिक्लेयर करते हो ना तो क्वेश्चन में बोले या ना बोले, अगर बोल देता है तो अच्छी बात, जितना बोलेगा उतना करना है ट्रांसफर। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता है, खाली बोलता है मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में, तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये कैटेगरी ध्यान रखना है कि अगर डिविडेंड 10% तक डिक्लेयर करता है तो कुछ भी ट्रांसफर करने का जरूरत हम लोग को नहीं है। अगर 10 से 12.5% तक का ट्रांसफर करता है तो 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट का 2.5% हम लोग को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अगर 12.5 से 15% तक का होता है तो 5% ट्रांसफर करना है। अगर 15 से 20% तक का होता है तो 7.5% ट्रांसफर करना है। और 20% के ऊपर अगर डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो 10% नेट प्रॉफिट का हम लोग को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। आया समझ में? 10% से ज्यादा हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, 10% तक ही करेंगे। लेकिन क्वेश्चन माई बाप अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि वो ट्रांसफर कर रहा है 15% तो कर देंगे 15%। आया समझ में? लेकिन अगर हमारे ऊपर छोड़ देगा कि आप बोलो कि कितना ट्रांसफर करना है तो हम लोग इस कैटेगरी के हिसाब से करेंगे। आया समझ में? लास्ट में एक नोट लिखा गया है कि डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑन फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा वो फेस वैल्यू पे ट्रांसफर होता है। क्लियर चीज? हमेशा वो चार्ज होता है फेस वैल्यू पे, उसका फेस वैल्यू देखना पड़ेगा कितना का है, उस फेस वैल्यू पे हम लोग को डिविडेंड पेड करना पड़ेगा। कभी कभी बोल देगा कि डिविडेंड वो डिक्लेयर कर रहा है 14%, रेट दे देगा 14% कर रहा है, तो 14% किसका? तो शेयर कैपिटल का वैल्यू का। आया समझ में? और उस पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे। क्लियर चीज? चलिए तो ये बात हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देख रहे हो क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोला है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001। 31 मार्च 2001 का आपके पास ब्राइट लिमिटेड के बुक का आपके पास पूरा चीज दिया हुआ यहां पे।
और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देख रहे होगे एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है आपके पास। क्लियर है जी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एडजस्टमेंट को पढ़ के टिक करना है। क्या करना है? एडजस्टमेंट को पढ़ के टिक करना है। आज हमारा ये क्वेश्चन का पहला क्लास है, इसीलिए ध्यान से समझना एकदम। आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम लोग को आज समझना है कि क्वेश्चन को बनाया कैसे जाएगा, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा। क्लियर चीज? तो ध्यान से समझोगे। इसीलिए तो बोला यहाँ पे हम लोग फाइनल अकाउंट तो पहले भी पढ़ चुके होंगे, और उसी के बेस पे यहाँ पे हम लोग को करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा आपको यहाँ पे करने का तरीका। तो यहाँ पे ध्यान से समझोगे। तो बोला है हमारे पास कि द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2001 वॉज वैल्यूड एट 1,48,680, यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दे दिया हुआ है 148,680। क्लियर चीज? क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहीं पे भी टिक मारने का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को कहीं पे टिक लगाना नहीं है, ये चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास बोला है प्रोवाइड 19,000 फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट और 8,000 फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर से रेम्यूनरेशन, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पेड करना है हम लोगों को 8,000 रुपया, तो वो हम लोग को देना है, प्रोवाइड करना है। और फिक्स एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है कितने का? 19,000 रुपए का। तो एक बार यहां पे देख लेंगे कि क्या हमारे पास पहले से कुछ फिक्स एसेट हमारे पास है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे फिक्स एसेट बिल्डिंग भी हमारे पास है, अरे हाँ है ना, मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अगर दिया रहेगा फिक्स एसेट पे, तो आप उसी में टिक मारोगे। क्या करेंगे? उसी में टिक मारेंगे। आया समझ में? इसका हम बात आपको बताएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट का काम क्या होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये इसमें आप टिक लगा दोगे, यहाँ पे 91,000 का जो दिया हुआ है उसमें टिक मार देंगे। क्लियर चीज? अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया था 8,000 रुपया मैनेजिंग डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पेड करना है। देखो तो यहाँ पे एमडी रेम्यूनरेशन बोल के कहीं पे हम लोग को कुछ दिया हुआ था क्या? तो ऊपर में हम लोगों को देख रहे हैं तो कहीं पे भी एमडी का रेम्यूनरेशन नहीं है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन नहीं है, तो कहीं पे टिक मारने की जरूरत हम लोग को नहीं है, अलग से हम उसका बात करेंगे। नेक्स्ट बोला है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2750 रुपया, यानी हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो वहां से इंटरेस्ट मिलना चाहिए हम लोग को, लेकिन अक्रूड का मतलब बाकी होता है, तो 2750 रुपया अभी भी मिलना बाकी है। तो बताओ, अगर इनकम मिलना बाकी होता है तो हमारा एसेट होता है। क्या होता है? हमारा एसेट। तो इसको हम लोग एसेट में भी दिखाएंगे और फिर इसका हम लोग को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ऊपर में जाके इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो ऊपर नीचे से थर्ड लाइन में आपको दिख रहा है, तो आप इसमें जाके एक बार टिक मार दोगे। क्लियर है चीज? इसके बाद आपको दिया हुआ है मेक अ प्रोविजन ऑफ 50,000 फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए हम लोग को यहाँ पे प्रोविजन बनाना है 50,000 रुपए का। इसके लिए आपको कहीं पे टिक मारने का जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी टिक नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको इस साल में आपको प्रोवाइड करना है कितने का? 50,000 का टैक्स। नेक्स्ट बोला डायरेक्टर प्रपोज्ड 8% आफ्टर ट्रांसफर ऑफ 35,000 टू जनरल रिजर्व। यहां पे देखो एक बात बताओ, अगर वो 8% डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो क्या हम लोग कुछ ट्रांसफर करेंगे? नहीं। हम लोग के कैटेगरी के हिसाब से क्या कुछ ट्रांसफर करेंगे? नहीं। लेकिन क्वेश्चन माई बाप, क्वेश्चन में क्या बोला है? आफ्टर ट्रांसफर ऑफ 35,000 टू जनरल रिजर्व, यानी जनरल रिजर्व में 35,000 हम लोग को ट्रांसफर करना है। तो क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा काम करेंगे। और अगर हमारे ऊपर छोड़ देता, बोल देता कि 8% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है और मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट जितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का है वो करो, तो बताओ हम लोग कुछ करते? नहीं करते, क्योंकि नील ट्रांसफर होता है। आया समझ में? चलिए, तो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है उसका बात, और 35,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो आपको जनरल रिजर्व में टिक मारना पड़ेगा। देखो जनरल रिजर्व आपको ऊपर से 2 लाइन में, सेकंड लाइन में मिलेगा, तो जनरल रिजर्व में आपको टिक लगाना है। बोलो समझ में आया? क्लियर यहां तक? तो बस इस तरह से इतने चीजों में हम लोग को टिक लगाना था, टिक लगा दिए। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब सुनना, हम लोग यहां पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट एक साथ नहीं बनाते हैं सर। हम लोग सबसे पहला काम क्या होता है? हम लोग का सबसे पहला काम हमारा होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने का। क्या बनाने का? स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने का सबसे पहला काम होता है हमारा। और जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल हम लोग सबसे पहले बनाएंगे तो उसमें जो जो चीज आता जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। जैसा जैसा कैटेगरी होता है उसके अंदर जो जो चीज आता है वो सब हम लोग लिखते जाएंगे। आया समझ में? इसीलिए पहला क्वेश्चन है, समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ध्यान से देखोगे, एक बार पढ़ लो कि कौन कौन सा चीज आपके पास दिया हुआ है, ताकि आपको जब वहां पे पॉइंट मिले कि हाँ ये चीज यहाँ पे ये सारा चीज आता है, तो पता चले, माइंड में क्लिक करे कि ये वाला चीज तो हमारा क्वेश्चन में था। बोलो हाँ या ना?
अरे हाँ या ना? जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को चाहिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए, फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक चाहिए, तो यहां पे पढ़ेंगे पता चलेगा कि हाँ ओपनिंग स्टॉक दिया था, तो जब क्वेश्चन में वहां पे पुट करना होगा तब हम बोलेंगे कि हाँ ये हम लोग को पता चला था कि ओपनिंग स्टॉक भी था हमारे पास। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए एक बार गो थ्रू कर लेंगे क्वेश्चन को, यहां पे ये तरीका है करने का क्वेश्चन। तो इक्विटी शेयर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, अनक्लेम डिविडेंड दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्डिंग है, परचेज है, सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, स्टैब्लिशमेंट चार्ज है, फिर आपका जनरल चार्ज है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ओपनिंग स्टॉक, बुक डेट ही डेटर होता है, बुक डेट क्या होता है? डेटर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, फिर कैश एट बैंक का डायरेक्टर का फीस है, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट लॉस है और स्टाफ प्रोविडेंट फंड है। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना पड़ेगा। अभी पहला क्वेश्चन आपको उतना समझ में नहीं आएगा, हम बार बार बताए थे ये नया फॉर्मेट है, नया चीज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कंपनी फाइनल अकाउंट सॉल्व करने जा रहे हो, तो इसीलिए आपको पहला क्लास थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, हम ये बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत आप खुद से सॉल्व कर पाओगे अगर तुम प्रैक्टिस करोगे और चीजों को सही से समझोगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझना एकदम। अच्छा, उसके बाद एडजस्टमेंट में भी हम लोग कुछ कुछ खर्चा देख लोगे कि क्या क्या खर्चा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था, क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अब ऊपर से हम लोग यहाँ पे नहीं बात करेंगे, हम लोग अब सीधा आ जाएंगे क्वेश्चन पे। कहां पे आ जाएंगे? क्वेश्चन का शीट पे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बोलो हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से, बताइए क्वेश्चन नंबर कितना? 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग कर देते हैं 1। किसके बुक में बना रहे हैं? तो यहां पे जाके लिख देंगे किसके बुक में बन रहा है, तो ये दिया हुआ ब्राइट लिमिटेड के बुक में, तो यहां पे लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड। क्या लिखेंगे यहां पे? इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, बताओ फॉर द ईयर एंडेड हमारा क्या था? 31 मार्च 2001 था, तो यहां पे जाके लिखेंगे 31/3/2001। बोलो समझ में आया? और जितना भी अमाउंट हमारा होगा वो रुपीस में होगा, इसलिए अमाउंट इन रुपीस यहां पे लिख देंगे, सारा काम रुपीस में होगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन यहां पे ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी मिलेगा जहां पे सारा जो अमाउंट दिया रहेगा वो लाख में दिया रहेगा, करोड़ में दिया रहेगा। समझ में आया? तो उस टाइम यहां पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? अमाउंट्स इन लैक्स, अमाउंट्स इन करोड़, ये लिखना पड़ेगा आपको। आया समझ में? तो यहां पे हमारे पास दिया हुआ रुपीस में, तो रुपीस में सारा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते जाना अब आगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या दिख रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ये सारा चीज आपको लास्ट क्लास में बोला गया था कि सबके अंदर क्या क्या चीज आता है वो लिखवा दिया गया है, उसको याद करना पड़ेगा। बोलो आया ना? तो बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपका क्या आता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट बहुत कम होता है हमारे क्वेश्चन में, तो इसीलिए आपको यहाँ पे सेल्स होता है, सेल्स रिटर्न ये सब होता है। कोई दिक्कत? तो बताओ आपके क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ था। बोलो हाँ या ना? अच्छा, हम यहाँ पे एक दूसरा कलर ले लेते हैं, क्योंकि जो जो चीज हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे उसको हम यहाँ पे टिक करते चले जाएंगे। ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ ये सारा चीज हो चुका है, ताकि लास्ट में आपको ये भी देखना है कि हाँ सारा चीज लिख चुके हैं कि नहीं लिख चुके हैं, कोई चीज छूटा तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज छूट गया तो आपका टैली नहीं करेगा कभी भी बैलेंस शीट। आया समझ में? तो समझना इसलिए। बताओ सेल्स हमारे पास देखो परचेज के नीचे दिया हुआ है, सेल्स कितना का दिया हुआ है? 10,83,947। क्या कहीं पे सेल्स रिटर्न था क्वेश्चन में? नहीं था। क्या कहीं था? नहीं था। तो इसीलिए सेल्स जाके वहां पे डायरेक्टली लिख देंगे। तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख दोगे सेल्स, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सेल्स, और उसका अमाउंट बता देना फिर से कितना का था? 10,83,947। तो लिखेंगे 10,83,947। ये अमाउंट डायरेक्टली अमाउंट वाले कॉलम में जाके लिख देंगे। जिसमें आपको 1, 2, 3 पॉइंट दिखता है ना, उसके लिए आप वर्किंग करने मत जाओ, नोट बनाने मत जाओ, लेकिन जिसमें आपको 4-5 चीज, 3-4 चीज दिखे उसके लिए आप नोट बना लो। आया समझ में? इसीलिए आपको यहां अगर आप नोट बना सकते हो तो सबके लिए नोट बना दो। समझ में आया? सबके लिए नोट बना दो, 20-25 तो नोट बनेगा आपका, उतना करने जाएंगे तब तो हो गया। उतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। आया समझ में? इसीलिए आपको क्या करना है कि जो जो बड़ा बड़ा नोट बनता है उसके लिए आप नोट बनाओ, बाकी जो एडजस्ट हो सकता है यही सब चीज में बस ब्रैकेट में आप लिख के उसको एडजस्ट करते चल जाओ, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अदर इनकम्स। बताओ अदर इनकम्स में आपको क्या क्या बताया गया था? बताया गया था डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, फीस रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सब कुछ यहीं पे आता है। बोलो आया ना? और अगर वो कुछ बाकी भी है, अगर वो कुछ हमारा बाकी भी है, वो भी चीज वहीं पे आ जाएगा। आया समझ में? तो देखो यहां पे हमारे पास, अच्छा सुनना एक चीज, हमारा इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? बोलेंगे सर क्रेडिट। खर्चा का होता है डेबिट और इनकम का क्या होता है? क्रेडिट। तो आप देखो इनकम खोजने जाओगे ना तो क्रेडिट वाले में से खोजना, डेबिट वाला अमाउंट में खोजने का जरूरत आपको नहीं है।
बट वैसे भी नाम से अगर आपको खोजना है तो नाम से खोजो। तो नाम से अगर तुम खोजने जाओगे तो देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। इन्वेस्ट हम कहीं पे करके रखे, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारा वो क्या है, इनकम। अरे बोलो हाँ या ना। और इसमें एक टिक मारे थे, मतलब सर इसमें एक बाकी भी था, कोई दिक्कत? तो बताओ, देखो नीचे में सी नंबर पॉइंट में आपका दिख रहा था कि 2750 रुपया आपका एक इंटरेस्ट बाकी है। बोलो समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आपको ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का है, 8544। तो यहां पे आपको क्या करना है, अदर इनकम में जाके लिखना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस अक्रूड इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट प्लस क्या कर देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट कर देंगे। समझ में आया? अब बस खाली नाम यहां पे लिख दो, अमाउंट आप अपने आप खोज के लिख सकते हो वहां से। अरे बोलो ना, क्योंकि अगर तुम नाम भी लिखोगे अमाउंट भी लिखोगे तो ज्यादा घिजी मिजी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ज्यादा खिचड़ी पक जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, नाम लिखो, नाम लिखने के बाद आप उसका अमाउंट खोज के वहां से लिख दो। बताओ हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का है, 8544, और अक्रूड इंटरेस्ट कितने का है, 2750। दोनों को ऐड करके बता दो कितना होता है। तो बोलेंगे सर 8544 है ना, और प्लस 2750, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11294, 11294 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? अगर फिर भी आपको नहीं सर हम अमाउंट भी लिख लिया करेंगे, तो आप जगह बना के लिख लिया करो 8544 प्लस 2750, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बाद में समझने के लिए। ठीक है, दैट इज बोल के यहां पे अमाउंट लिख के और यहां पे ऐड कर दिया करो। बोलो कोई दिक्कत? इसीलिए ये सब चीज में थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा आपको, ताकि आप एडजस्ट सही से कर पाओ। साफ साफ रहना चाहिए, उसको ज्यादा गंदा मत कर दोगे यहां पे। ठीक है, तो अदर इनकम्स का हमारा पॉइंट हो गया। अब बताओ टोटल रेवेन्यू हम लोग को निकालना है, तो दोनों को ऐड करके निकालना पड़ेगा। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को, तो ये ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1095,241, 1095,241, 10,95,241 रुपया हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ये निकल गया हमारा टोटल रेवेन्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब आते हैं एक्सपेंस में। अब कहां आ जाते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस में पहला एक्सपेंस हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और सर हमारा क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको नील कर देंगे। क्या कर देंगे, नील कर देंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ना के बराबर होता है, कभी कभार क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको क्या कर देना पड़ेगा, यहां पे नील कर देना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? इसके बाद हमारा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आपको बताया गया था क्या क्या चीज आता है, परचेज आता है, सेल्स, वहां से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, कैरेज इनवर्ड होता है तो प्लस करते हैं। बोलो हाँ या ना? तो सारा चीज जो आपको लिखवाया गया वो याद रखना पड़ेगा चीज बार बार, ताकि आपको पलट पलट के पीछे नहीं देखना पड़ेगा वो चीज। फर्स्ट क्लास में सब कुछ आपको फॉर्मेट लिखवा दिया गया है ना? तो यहां पे बात करेंगे हम लोग। बताओ परचेज खोजेंगे सर, ऊपर देखो परचेजेस दिया हुआ था, हाँ या ना? और कहीं पे परचेज रिटर्न दिया हुआ था क्या, नहीं दिया था। तो और कैरेज इनवर्ड कहीं पे दिया हुआ था क्या, नहीं दिया हुआ था। तो चलो परचेज का अमाउंट वहां पे जाके लिख देंगे 500903। तो यहां पे जाके लिख देंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में ब्रैकेट में आप लिख दो परचेजेस। ठीक है, और यहां पे जाके लिख देंगे 500903, 500903। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हम लोग यहां पे इस तरह का अमाउंट लिख दिए, समझ गए ना? चलिए परचेज का बात हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। आपको इसके बारे में लिखवाया गया था कि इसमें क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है इसमें, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। कभी भी भूल से आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत कर देना, या ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट को माइनस मत कर देना। हमेशा होता है ये क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये चीज होता है हमारा। आया समझ में? तो दैट इज यहां पे देखो अमाउंट एक बार लिख के दिखा देते हैं। बताओ ओपनिंग स्टॉक आप खोजो एक बार। ओपनिंग स्टॉक देखो फर्नीचर के नीचे आपको दिख रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, कितने का है, 172,058। तो यहां पे 172,058 लिख देते हैं और माइनस कर देंगे। बताओ माइनस कितना, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिखा था, हाँ या ना? एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखा था 148,680 का। तो लिखेंगे 148,680 और बस इसको माइनस कर देंगे। बताओ 172,058 में माइनस कर देंगे 148,680, तो ये अमाउंट आ जाता है हमारा 23,378, यानी
23,378। बोलो कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना यहां पे, अगर ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होता कम और क्लोजिंग स्टॉक होता ज्यादा तो माइनस करने से तो नेगेटिव आ जाता ना। तो उस टाइम हम लोग क्या करते, इस तरह से ब्रैकेट में दे देते। क्या कर देते? ब्रैकेट में दे देते। और जब हम लोग को सारा एक्सपेंस को ऐड करना होता तो इसको क्या कर देते? माइनस कर देते। उस टाइम आया समझ में? लेकिन ये हमारा अभी पॉजिटिव में आया है तो इसीलिए ब्रैकेट में देने का जरूरत हम लोग को नहीं है। क्लियर चीज? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बताओ इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या चीज आता है? जितना भी इंप्लॉय से रिलेटेड, सैलरी आता है, वेजेस आता है ना, कमीशन, बोनस सब होता है जो यहीं पे आ जाता है। कोई दिक्कत? तो बताइए क्या हमारे पास इस तरह का कोई चीज दिया हुआ है? तो देखते हैं ऊपर हम लोग, तो पता चलता है हमारे पास सैलरी ये सब कुछ है कहीं पे? जा रे, सैलरी वेजेस सब कुछ भी नहीं हमारे पास दिया हुआ है कुछ भी। हम स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, वो प्रोविडेंट फंड अलग चीज होता है, वो लायबिलिटी हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए उसको यहां पे नहीं पुट करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास और कुछ नहीं है हमारे पास यहां पे आने वाला चीज, तो इसीलिए हम लोगों का इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। जब कुछ नहीं है तो आप नील दिखा दो उसको। आया समझ में? कुछ नहीं है तो नील दिखा देंगे। क्लियर है? फॉर्मेट जब बनाना होगा तो इसको आप लिख के नील कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो इसको कि है ही नहीं वो चीज हमारे पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन और डिवेंचर। हेलो, क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन और डिवेंचर। डिवेंचर का इंटरेस्ट आता है, लोन का इंटरेस्ट आता है। हमारे पास क्वेश्चन में ना ही लोन है ना ही डिवेंचर है, ना ही लोन है ना ही डिवेंचर है, तो क्या हमारा ये वाला चीज आएगा? नहीं, तो फाइनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। बोलो आया समझ में? नेक्स्ट है हमारा डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन। डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन, तो आपको इसके बारे में बात करना है। बताओ डेप्रीसिएशन आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना का दिया हुआ था? देखो नोट पढ़ो, यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 2 जहां पे बोला गया था 19,000 रुपए डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर रहा है फिक्स एसेट पे। कोई दिक्कत? फिक्स एसेट पे कितना का प्रोवाइड कर रहा है? 19। सर ऊपर में दिया हुआ था हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ध्यान रहे, जब आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया रहता है फिक्स एसेट का तो उसका काम बैलेंस शीट में होता है। कहां पे होता है? बैलेंस शीट में। पीएल में उसका कोई भी काम नहीं होता है। पीएल में उसका कोई भी काम नहीं होता है। बैलेंस शीट में किस हिसाब से काम होगा सो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पे हम लोग का ये पीएल में इसका काम नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में इसका काम नहीं होता है। वहां पे सिर्फ करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन आता है। कौन सा? करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। बताओ करंट ईयर में डेप्रीसिएशन कितना चार्ज कर रहा है? 19,000। तो बस हम लोगों को यहां पे जाके लिखना है डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन वाले में डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट कितने रुपए का? 19,000 रुपए का यहां पे जाके लिख देंगे। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट हम लोग 19,000 का जाके यहां पे लिख देंगे। बोलो आ रहा है समझ में? क्लियर है चीज? जब आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया रहेगा तो उसका काम हमारा बैलेंस शीट में होता है। जब बैलेंस शीट में आएंगे तो फिर से आपको समझाएंगे वो चीज, वहां पे उसका जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहां पे आपको करंट ईयर का डेप्रीसिएशन लिखना है और करंट ईयर का डेप्रीसिएशन आपको दिखेगा एडजस्टमेंट में। कहां पे दिखेगा? एडजस्टमेंट में। तो वो वाला अमाउंट आपको यहां पे लिख देना है। क्लियर चीज? चलिए अब आते हैं अदर एक्सपेंस। क्या आएंगे? अदर एक्सपेंस। ध्यान रहे अदर एक्सपेंस में बहुत चीज आने वाला है। अदर एक्सपेंस में क्योंकि हम बताए थे कि जो चीज आपका यहाँ पे बाकी कैटेगरी में नहीं आया वो सब कहां पे आ जाएगा? अदर एक्सपेंस में। और बहुत सारा खर्चा हमारा अदर एक्सपेंस में आने वाला है, इसीलिए आप क्या करोगे? अदर एक्सपेंस के लिए नोट बना दोगे। यहाँ पे नोट नंबर 1 हो जाएगा हमारा। बोलो समझ में आया? जहां पे नोट नंबर ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है ना, उसमें आप अदर एक्सपेंस के बगल में यहाँ पे 1 लिख दोगे। मतलब हम लोग पहला नोट बनाने जा रहे हैं किसके लिए? अदर एक्सपेंस के लिए। कोई दिक्कत? और ये नोट आपको कॉपी में बनाना है और किस तरह से बनाएंगे आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे नोट 1। क्या करेंगे? नोट 1 करेंगे हम लोग। किसके लिए नोट किया जा रहा है ये हमारा? बोलेंगे सर अदर एक्सपेंस के लिए किया जा रहा है। किसके लिए? अदर एक्सपेंस के लिए किया जा रहा है। तो अदर एक्सपेंसेस बोल के लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहां पे डबल रुपीस का साइन दे दो। कितना रुपीस का साइन? डबल रुपीस का साइन दे दो। और उसके बाद जो चीज में एडजस्टमेंट है उसको अंदर, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसको सीधा बाहर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब एक बार देखते चलना है हम लोग को। क्वेश्चन में देखते चलना है। क्वेश्चन में बताओ क्वेश्चन में हमारा क्या क्या खर्चा ऐसा आया हुआ है। तो देखो खर्चा देखना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिखा? दिख गया? कितने का दिया हुआ है? 3.5 लाख। तो यहां पे जाके लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। एरो देके लिखते चलो आप। मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने का है? 3,50,000, सीधा बाहर, कोई टिक नहीं था, सीधा बाहर। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इस्टेब्लिशमेंट चार्ज है हमारा 26,814 रुपए का, तो यहीं पे जाके लिखेंगे इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितने का था? 26,814 रुपए का। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है? जनरल चार्ज है, जनरल चार्ज है 31,078 रुपए का, तो यहीं पे लिखेंगे हम लोग जनरल चार्जेस 31,078 रुपया, 31,078। ठीक है, नेक्स्ट आपका और देखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। डायरेक्टर्स फीस दिख रहा है क्या? देखो कैश एट बैंक के नीचे डायरेक्टर फीस दिख रहा है 1,800 रुपए का, तो यहीं पे लिखेंगे हम लोग डायरेक्टर्स फीस, जो जो खर्चा सब आएगा सब यहां पे लिख देंगे 1,800 रुपया। और हमारा क्या है सर? डायरेक्टर फीस के बाद हमारा कोई खर्चा यहां पे दिख नहीं रहा है, बोलो ठीक है, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है। एडजस्टमेंट में भी चेक करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में भी तो खर्चा होता है। तो देखो यहां पे एडजस्टमेंट में आप देखो 8,000 रुपया मैनेजिंग डायरेक्टर को रेम्युनरेशन पेड करना है, बोलो तो बताओ वो खर्चा होगा कि नहीं होगा? तो ये भी खर्चा वहीं पे आएगा, तो जाके लिखेंगे हम लोग एरो देके क्या? एमडीज रेम्युनरेशन। क्या लिखेंगे? एमडीज रेम्युनरेशन, या पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्युनरेशन 8,000 रुपया। बोलो आ रहा है समझ में? कभी कभी एडजस्टमेंट में आप देखते हो कि बैड डेट कितना प्रोवाइड करना है वो भी देता है, पीबीडीडी कितना बनाना है, अरे बोलो ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना का क्रिएट करना है, वो सारा चीज आपको एडजस्टमेंट में देता है, तो वो सारा भी आपका अदर एक्सपेंस में दिखेगा। ठीक है, चलिए और आपके पास यहाँ पे कुछ आने वाला चीज है क्या? अक्रूड इंटरेस्ट आएगा नहीं, मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्स ये वाला भी नहीं आएगा, ये भी चीज हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, बस इतना ही चीज हमारा आने वाला चीज है। बोलो समझ में आया? बस सबको ऐड कर दो, कोई भी एडजस्टमेंट वाला नहीं था जिसको अंदर में लिखना था, तो सीधा बाहर ही। बताइए सबको जोड़ के 3,50,000 प्लस 26,814 प्लस 31,078 प्लस 1,800 प्लस 8,000, ये आपका होता है 417,692। ठीक है, 417,692 इतना आ गया आपका टोटल अदर एक्सपेंस। बोलो क्लियर है चीज? क्या आप लोग ये लोग कॉपी कर लिए हो? नोट 1 कॉपी हो चुका है आपका। चलिए अब यहां पे जाके हम लोग पुट करेंगे 417,692 आया था ना, तो ये जो फॉर्मेट में हम लोग का एक नंबर नोट लिखे वहीं पे आप सामने जाके लिख दोगे कितना? 417,692। बोलो आया समझ में? बस इतना लिखने के बाद अब टोटल एक्सपेंस बताओ, सारा एक्सपेंस को जोड़ दो, यानी ए से लेकर के जी तक, यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से अदर एक्सपेंस तक जितना भी अमाउंट दिख रहा है सबको ऐड कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर कोई ब्रैकेट में होता है तो उसको माइनस करते। ठीक है, 500,903 है, फिर प्लस 23,378 है, फिर प्लस 19,000 है, और फिर प्लस 417,692, ये आपका आता है 960,973। आया समझ में? 960,973 ये आपका टोटल एक्सपेंस निकल गया। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आया? चलिए आगे बढ़े तब। अब देखो यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा सर? 3 नंबर से 4 नंबर को माइनस करने से, मतलब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला जो 3 नंबर आपका टोटल रेवेन्यू था 10,95,241 दिख रहा है कि नहीं? तो यहां पे जाके लिख देते हैं ब्रैकेट में, जगह तो है ही, तो लिख देते हैं 10,95,241, इतना ही था ना, जिसमें माइनस कर देंगे 960,973। बताइए इसमें से इसको माइनस करके कितना आता है? 1095,241 में अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 134,268। कितना आ रहा है? 134,268। बोलो कोई दिक्कत? ये हमारा क्या निकल गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया, है ना। और उसके बाद टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ था, टैक्स एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में देखो डी नंबर पॉइंट में दिया था, मेक अ प्रोविजन ऑफ 50,000 फॉर इनकम टैक्स दिया था ना, तो आपको यहां पे दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसीलिए आप यहां पे जाके क्या लिखोगे? गिवन लिख दोगे। क्या लिख दोगे? गिवन, या प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दो आप सीधा, यहां पे टैक्स एक्सपेंस में लिख दो प्रोविजन फॉर टैक्स। बताइए कितना दिया हुआ आपके पास?
50,000 का दिया हुआ है, 50,000 रुपए का दिया हुआ है, तो 50,000 रुपए यहां पे जाके लिख देते हैं। ठीक है, बताओ माइनस करना है अब सर, तो यहीं से 134 में से माइनस कर दो 50,000, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 84,268, 84,268। ये आपका करंट ईयर का प्रॉफिट निकल गया। ये आपका क्या निकल गया, करंट ईयर का प्रॉफिट, जिसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। यानी हमारा करंट ईयर का नेट प्रॉफिट निकल गया 84,268 रुपया, 84,268 रुपीज। बोलो आया समझ में? यहां तक सब कॉपी कर लिए, यहां तक सबको क्लियर है ना चीज? चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। कहां पे आते हैं सर, बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में पहुंच गए। बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन जो लिखना है आप लिख सकते हो, वही वाला डेट आपका रहेगा 31 क्या था, मार्च था ना, 31 मार्च 2001 था, तो 31/3/2001 लिख देंगे। रुपीस इन अमाउंट, यानी अमाउंट इन रुपीस हमारा रहेगा सब चीज। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं। यहां पे बताइए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें आपका आता है सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल। शेयर फंड के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल। और आपको बताया गया था कि शेयर कैपिटल में जो आता है वो आता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। आया समझ में? तो हम लोग खोज के लिखेंगे। बताओ यहां पे अब देखो, अब बैलेंस शीट में आ चुके हैं, फिर से खोजना स्टार्ट। बताइए सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ 6 लाख रुपए का, दिख रहा है? फिर आप देखोगे क्या आपके पास कोई प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है क्या? नहीं है सर, नहीं है ना, तो नहीं है। तो ठीक है, यहां पे सिर्फ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और अमाउंट इसका कितना था सर, 6 लाख रुपया। तो अमाउंट में जाके लिख देंगे 6 लाख रुपया, अमाउंट में जाके लिख देंगे हम लोग 6 लाख रुपया। बोलो ठीक है? अच्छा एक बात और आपको समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, समझना। अगर क्वेश्चन में आपका कॉल्स इन एरियर दिया रहे, क्या दिया रहे, कॉल्स इन एरियर, तो हम लोग जानते हैं सर कॉल्स इन एरियर जो होता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल को कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है, माइनस कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर यहीं पे आपको दिखा देना पड़ेगा उस टाइम। आया समझ में? जब आपको क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर दिखेगा तो यहीं पे माइनस करके आपको उसका अमाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका नोट आपको हर बार बनाना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस का हर क्वेश्चन में नोट बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है, इसमें सब कुछ बहुत कुछ आता है इसमें। आया समझ में? बोलो हाँ या ना? चलिए तो इसका नोट भी हम लोग बना लेते हैं सर। नोट नंबर 2 रहेगा हमारा, नोट नंबर 1 हम लोग बनाए थे, नोट नंबर 2 में आ जाते हैं, लिखेंगे नोट 2। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें भी आप 2 रुपीस का साइन दोगे। ठीक है, इसमें 2 रुपीस का साइन देंगे तो जरूरी इसमें है, इसमें आपका आएगा ही आएगा दोनों में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके लिखना शुरू करेंगे। बताओ सबसे पहले जनरल रिजर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व लिखेंगे। बताओ आपके क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ था, आपके क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ था, देखो ऊपर में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कितना का दिया हुआ है, 2,30,000। इसको अंदर में लिखेंगे क्योंकि टिक मारे थे उसमें, देख रहे हो उसमें टिक लगा हुआ था, मतलब अंदर में लिखेंगे। तो जाके इसको अंदर में लिखना है हम लोग को 2,30,000, 2,30,000। उसके बाद एक जगह छोड़ देंगे, एक जगह छोड़ देंगे और नेक्स्ट लिखेंगे फिर हम लोग एक जगह छोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे यहां पे। ठीक है, बताइए प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखो तो कितना का दिया हुआ था, देखो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे 16,848 रुपया। अरे हाँ या ना, 16,848 रुपया दिख रहा है, तो लिख देते हैं अंदर में 16,848 रुपया, 16,848 लिख दिए। बोलो समझ में आया, हाँ या ना? चलिए अब सुनना यहां पे क्या काम होता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट जो करंट ईयर का आया है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, CY लिख देते हैं करंट ईयर का। बोलो ठीक है, तो बताओ करंट ईयर का नेट प्रॉफिट अभी बताओ कितना निकाले थे हम लोग। देखो यहां पे करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट निकाले थे PL का सबसे लास्ट में, वो कितना निकाले थे 84,268। हाँ या ना, यही वाला अमाउंट वहां पे जाके पुट करेंगे 84,268, यहां पे जाके पुट कर देंगे। ठीक है, बोलो आया समझ में?
इतना करने के बाद अब आपको एक्स्ट्रा काम करना है। एक्स्ट्रा काम क्या करना है? जब भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करता है या पेड करता है तो आपको कहां से माइनस करना है? पीएल से। जो भी होगा प्रॉफिट से घटेगा, जो भी होगा क्या होगा? प्रॉफिट से घटेगा। तो बताइए, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था नीचे में, देखो बोला था ना कि डायरेक्टर जो है वो प्रपोज कर रहा है डिविडेंड 8% का, वो भी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ 35,000 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? तो एक काम करते हैं, पहले 35,000 हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अरे हाँ या ना? तो आइए हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो क्या होगा, जब एक पॉकेट से दूसरा पॉकेट में डालेंगे तो क्या होगा? जिस पॉकेट से निकालेंगे वो घट जाएगा, जिस पॉकेट में डालेंगे वो बढ़ जाएगा। यानी पीएल से निकालो और रिजर्व में डालो। तो पीएल से जब निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को शॉर्ट में G/R भी लिख सकते हो या GEN.RES लिख दिए हम यहां पे, ठीक है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बताना कितना बोला था ट्रांसफर करने हैं? 35,000। तो 35,000 यहां से माइनस कर दिए। और सर जब यहां से माइनस हुआ तो जनरल रिजर्व में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व जो ऊपर लिखे थे वहां पे लिखेंगे प्लस करके ट्रांसफर फ्रॉम पीएल। ट्रांसफर फ्रॉम पीएल। पीएल से ट्रांसफर हुआ है कितने रुपए का? 35,000 का। तो यहां पे ट्रांसफर फ्रॉम पीएल लिख देंगे। बोलो आ रहा है समझ में? क्लियर है चीज? तो बस आपको यही सब चीज समझना है। और पहला क्लास है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि कहां कहां पे कैसे कैसे लिख रहे हैं, है ना। वो सारा चीज आपको प्रैक्टिस करते करते सब कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन अभी पहला क्लास है तो थोड़ा ध्यान से आप समझते चलिए इसको, ठीक है। बोलो हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसफर हो गया है, अब डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। कितना परसेंट? 8%। डिविडेंड कितना बोला था? 8%। तो चलिए 8% का डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो माइनस करेंगे डिविडेंड। माइनस क्या करेंगे? डिविडेंड। और आपको एक नोट लिखवाया गया था, अभी लिखवाया गया था ना कि डिविडेंड जब भी होता है वो शेयर कैपिटल पे होता है। किस पे होता है? इक्विटी शेयर या प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस वाले पे तो रेट दिया रहता है, उसी का रेट लगता है। लेकिन इक्विटी वाले का जितना भी होता है उस पे डिविडेंड हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा क्वेश्चन में कितना का था? 6 लाख का। कितना परसेंट बोला है? 8%। तो ब्रैकेट में यहां पे जाके लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 लाख इंटू 8%। आया समझ में? तो 6 लाख इंटू 8%, बताओ कितना होता है? 48,000 होता है। तो 48,000 का यहां पे डिविडेंड लिख देंगे। बोलो समझ में आया? यही डिविडेंड हमारा प्रपोज डिविडेंड होता है, जिसको हम लोग डिविडेंड प्रपोज किया जाता है, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। आया समझ में? इसी को इक्विटी डिविडेंड भी बोलते हैं, इसी को फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं। क्लियर है चीज? तो हमारा डिविडेंड यहां पे आ गया। इसका एक और इफेक्ट पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, वो जब देखेंगे, जब पड़ेगा तब पड़ेगा। क्योंकि जितना भी एडजस्टमेंट होता है उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? डबल। बहुत सारा चीज का भी सिंगल इफेक्ट पड़ा है, डबल इफेक्ट देना बाकी है। बोलो हाँ या ना? तो वो सारा चीज अभी देते जाएंगे हम लोग। इसीलिए आपको कैटेगरी याद रखना है कि कहां कहां पे जाता है वो चीज। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या पीएल में और भी कोई चीज माइनस करने वाला है क्या? ऊपर में एक बार छानबीन करके देख लेंगे। ऊपर में कहीं अगर आपको दिख जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, क्या दिख जाता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिख जाता है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा आपको वहीं से। इसीलिए आप देखो कहीं पे क्वेश्चन में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपको नहीं दिया हुआ है ना। तो इसीलिए आपको और कुछ माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए सर बस इतना ही काम करना है। अब देखो जनरल रिजर्व वाले को बाहर कर देंगे और पीएल को भी बाहर कर देंगे। जनरल रिजर्व ऐड होके बाहर जाएगा तो 265,000 हो जाएगा। और पीएल को बाहर करके देखते हैं कितना होता है। तो 16,848 प्लस करेंगे हम लोग 84,268 प्लस माइनस करेंगे 35,000 और माइनस करेंगे 48,000। तो ये हो रहा है आपका 18,116, ठीक है। और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड अगर कर देंगे तो 265,000 ऐड हो जाने से ये बन जाएगा 283,116। कितना बन जाएगा? 283,116। बोलो आया समझ में? तो ये आपका हो गया रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2। बोलो समझ में आया? कॉपी सब लोग कर लिए? अब इसी अमाउंट को जाके वहां पे पुट करना है फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में चले जाएंगे और रिजर्व एंड सरप्लस जहां पे 2 नंबर नोट लिखे थे वहां पे अमाउंट जाके पुट कर देंगे 283,116। बोलो क्लियर है? चलिए बढ़िया है, क्लियर हो रहा है। तो बस ऐसे ही आपको समझ समझ के सारा काम करना है। अब नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग आ गया, इसके अंदर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका आता है
डिवेंचर आता है, बैंक लोन आता है रेट वाला, ये सारा क्वेश्चन में हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो नील कर देंगे। आया समझ में? क्या कर देंगे? नील कर देंगे। अच्छा एक बात आप समझना, जब आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन का बात हो तो हम आपको इसमें लिखवाए थे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। आप एक बार नोट जाके देख सकते हो, जो आपको लास्ट क्लास में लिखवाया गया था, वहां पे आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या लिखवाया गया था, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लिखवाया गया था। तो जो ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था ना, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया हुआ था, उसका वहीं पे जरूरत है। आया समझ में? उसका जरूरत कहां पे है? वहीं पे। लेकिन सिर्फ उतना नहीं, अब सुनना, इसके बारे में हम दो बात बताएंगे आपको। क्या दो बात बताने वाले हैं, ध्यान से समझना। होता क्या है, हम लोग जानते हैं सर, डेप्रीसिएशन जो होता है वो एसेट में, एसेट से घट जाता है। बोलो है ना? एसेट से क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी आप यहां पे दो काम कर सकते हो। पहला काम ये कि जब आप एसेट साइड में जाओगे, तो जब फिक्स एसेट में, टेंजिबल एसेट में आप लिखने जाओगे, अरे बोलो ना, टेंजिबल एसेट में जब लिखने जाओगे तो जितना भी टेंजिबल एसेट है सबको आप प्लस करो और फिर वहां से आप माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और करंट ईयर का डेप्रीसिएशन को मिला के। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? लेकिन जब हम आपको यह बात बताना चाहते हैं कि जब भी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया रहे, क्या दिया रहे? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन देने का मतलब ही होता है कि आप लायबिलिटी साइड में उसको लिखते जाएं, आप फिक्स एसेट को छेड़छाड़ मत करें। फिक्स एसेट को छेड़छाड़ मत करें। फिक्स एसेट जितना का है उतना ही का रहेगा। आपका अगर डेप्रीसिएशन से वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो आप किसका वैल्यू को बढ़ाओगे? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का वैल्यू बढ़ाओगे। आप फिक्स एसेट में चेंजेस मत करो। आया समझ में? आप दो काम कर सकते हो, फिर से रिपीट करते हैं, आप दो काम कर सकते हो। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को आप लायबिलिटी साइड में जाके लिख सकते हो, या अगर वहां पे नहीं लिखते हो तो एसेट से माइनस कर सकते हो। समझ में आया? अब करना क्या है, तो जब आपके पास ये क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं दिया रहता, क्या किया रहता? नहीं दिया रहता, तो आपका ये जो 19,000 रुपए का डेप्रीसिएशन आ रहा था, इसको तो एडजस्ट करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? तो क्या करते, जब यहां पे टेंजिबल एसेट लिखते, जितना भी फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सब कुछ है ना, सबको ऐड करके और वहीं से डेप्रीसिएशन को क्या कर देते? माइनस कर देते 19,000 रुपया। आया समझ में? लेकिन चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग टेंजिबल एसेट को छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग वो चीज कहां पे दिखाने वाले हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में दिखाने वाले हैं। आया समझ में? तो हम लोग यहां पे जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन का नोट यहां पे है, यहां पे जाके लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और प्लस करेंगे करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, क्योंकि करंट ईयर का डेप्रीसिएशन तो वैल्यू को बढ़ा देगा ना। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मतलब पिछला साल से चलता आ रहा है, इतना सारा अमाउंट जमा हुआ है, और जो करंट ईयर में फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज किए तो उसका वैल्यू भी तो बढ़ जाएगा, तो इसीलिए उसका वैल्यू भी यहां पे ऐड कर देंगे। आया समझ में? तो बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आपके पास कितना का दिखा हुआ था? 91,000। अरे हाँ या ना? और आपका करंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना का था? आपको एक बात पता होना चाहिए कि जितना भी एडजस्टमेंट होता है उसका डबल इफेक्ट होता है। बोलो हाँ या ना? बताइए, 19,000 रुपया एक डेप्रीसिएशन में दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? पीएल में एक इफेक्ट और बाकी था कि नहीं? बाकी था। वही वाला एक इफेक्ट अभी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में जाके ऐड करके दिखाना है। आया समझ में? अच्छा एक बात तुमको पता है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है कि सर वहां से माइनस कर रहे हैं, यहां से प्लस क्यों कर रहे हैं, तो उसका आपको एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। एक बात पता है कि नहीं पता है कि सर लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है। ये बात पता है कि लायबिलिटी का जितना टोटल होता है उतना एसेट का टोटल होता है, बराबर होता है कि नहीं? तो अगर आप एसेट साइड में माइनस करते हो तो इधर का इक्वल का इस साइड में आएगा, क्या हो जाएगा? वो प्लस नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? और अगर लायबिलिटी साइड में अगर वो माइनस होता है तो एसेट साइड में वो क्या बन जाएगा? जब बीच में प्लस होता है तो साइन चेंज करते हैं, तो हमारा साइन चेंज मतलब जब उसका क्या बोलते हैं, प्लेस जब चेंज करते हैं उसका, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ले आते हैं, तो उसका साइन भी तो चेंज हो जाता है। तो अगर हम लोग एसेट में डेप्रीसिएशन को माइनस किया करते थे तो लायबिलिटी साइड में लिख रहे हैं तो डेप्रीसिएशन को क्या करेंगे? प्लस करके लिखेंगे। आया समझ में? इसीलिए यहां पे प्लस करके दिखा रहे हैं। तो बताओ 91,000 और प्लस 19,000 मिला के कितना होता है? 1,10,000 रुपया होता है। तो यहां पे जाके 1,10,000 रुपया लिख देंगे। आया समझ में? और अगर आप इसमें छोटा छोटा करके लिख सकते हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का 91,000, अरे हाँ या ना, और प्लस करंट ईयर डेप्रीसिएशन का 19,000, दोनों ऐड करके यहां पे दिखा सकते हो। ठीक है? करंट ईयर का हेडिंग में आप लिख सकते हो वहां पे इस तरह से करके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि करंट ईयर का हेडिंग तो हम लोग का जरूरत है नहीं,
है ना, उसके अंदर वाले का जरूरत है, उसका जरूरत नहीं है हमारे पास। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। कहां पे आ जाते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपका आता है, देखो क्या क्या लिखवाया गया था शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखवाया गया था बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या लिखवाया गया था? बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्या लिखवाया गया था? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बोलो हाँ या ना। बताओ क्या क्वेश्चन में हमारे पास कुछ है? एक बार खोज के देख लेते हैं। तो खोज के अगर तुम देखोगे 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 तो नहीं मिलेगा आपको। क्या मिला? नहीं मिला। तो हम लोग यहां पे नील कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसके बाद ट्रेड पेबल। बताओ ट्रेड पेबल में तो हम लोग को पता है क्रेडिटर्स आता है और बिल्स पेबल आता है। क्या क्या? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। खोजो, देखो ट्रेड क्रेडिटर आपको दिख रहा है, दिख रहा है क्या? बिल्स पेबल कहीं पे था क्या? नहीं था। तो चलो ट्रेड पेबल क्रेडिटर ही लिख देंगे हम लोग। ट्रेड क्रेडिटर कितना का है? 42,858। यहां पे जाके लिख देते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, और यहां पे अमाउंट कितना लिख देंगे? कितना था अमाउंट? 42,858। तो लिख देते हैं 42,858। समझ में आया? 42,858 का हमारा ये ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अदर करंट लायबिलिटीज। बताना अदर करंट लायबिलिटीज में आपको क्या लिखवाया गया था? लिखवाया गया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो भी खर्चा हमारा बाकी है वो सारा चीज वहीं पे आता है। बोलो हाँ या ना। और क्या लिखवाया गया था? एडवांस इनकम। अगर कोई इनकम एडवांस होगा तो वो भी चीज वहीं पे आता है। और क्या लिखवाया गया था? अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड, जिसको अनक्लेम डिविडेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनक्लेम डिविडेंड भी बोलते हैं उसको। आया समझ में? चलो तो यहां पे एक बार ध्यान से समझना। बताओ क्या दिया हुआ है? अनक्लेम डिविडेंड देखो ऊपर में दिया हुआ है तुम्हारा 526 रुपया दिया हुआ है। दिया है तो 526 रुपया वहीं पे आएगा। क्या कुछ एक्सपेंस हमारा बाकी था क्या? बोलेंगे हाँ सर, ये जो 8,000 रुपया मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्युनरेशन था वो पेड कहां किए थे? वो तो प्रोवाइड करना था हम लोग को। क्या करना था? तो एक इफेक्ट दिए थे कि नहीं दिए थे? अदर एक्सपेंस में दिखाए थे 8,000। दूसरा इफेक्ट तो बाकी है। अरे बोलो हाँ है ना। तो दूसरा इफेक्ट 8,000 वहीं पे पड़ेगा इसका। आया समझ में? चलो यहां पे दिखा देते हम लोग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अदर एक्सपेंस में, अदर करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे हम लोग क्या? अनक्लेम्ड डिविडेंड। लिखो जाके अनक्लेम्ड डिविडेंड प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग एमडीज रेम्युनरेशन। एमडीज रेम्युनरेशन। एक चीज और आएगा यहाँ पे, वो चीज को भी यहीं पे ऐड कर दो। क्या पता है? स्टाफ का प्रोविडेंट फंड। एक तो बचा हुआ था ना, स्टाफ का प्रोविडेंट फंड, जो लायबिलिटी साइड में क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ था। तो स्टाफ का प्रोविडेंट फंड यहीं पे आपको ऐड कर देना है। चलिए तीनों का अब जगह नहीं है हमारे पास जो अमाउंट लिख सकें। अमाउंट आप वहां से देख के लिखेंगे। बताओ अनक्लेम डिविडेंड कितने का था? 526 रुपया। 526 प्लस उसके बाद हमारा ये वाला स्टाफ प्रोविडेंट फंड कितने का था? 37,500। और प्लस ये रेम्युनरेशन कितने का था? 8,000। तो प्लस 8,000। बताओ कितना का हो गया? 46,026। आया सबका? तीनों को अगर ऐड करोगे तो 46,026 रुपीस आएगा। बोलो कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर देते हैं। अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और अगर कुछ ऐसा एक्सपेंस ऐसा चीज बचा हुआ जो आपका लायबिलिटी साइड में आने वाला है, अदर स्टाफ प्रोविडेंट फंड आ गया, तो यहां पे हम लोग इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब बच गया आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या बच गया? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो क्या क्या लिखवाया गया था। लिखवाया गया था प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, प्रोपोज डिविडेंड, सीडीटी जिसको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड, सब यहीं पे आता है। बोलो हाँ या ना। हमारे पास ना इंटरिम डिविडेंड था क्वेश्चन में, ना कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स था, लेकिन बताओ प्रोपोज डिविडेंड तो था। जो एक डिविडेंड डिक्लेयर किए थे वो डिविडेंड है कि नहीं है? तो यहां पे जाके लिखेंगे दो चीज। क्या क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। अरे टैक्स निकाले थे कि नहीं? तो प्रोविजन फॉर टैक्स, और ऐड करेंगे यहां से प्रोपोज डिविडेंड। क्या करेंगे? प्रोपोज्ड डिविडेंड। बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का था? 50,000 का ना। अरे जो करंट ईयर पीएल में जो माइनस किए थे, पीएल में कितना किए थे? 50,000। और प्लस बताओ प्रोपोज डिविडेंड, डिविडेंड कितना का डिक्लेयर किए थे? 8% कितना आया था? 48,000 आया था। तो वो वाला 48,000 दोनों मिला के कितना का हो गया? 98,000 का हो गया। कितना का हो गया? 98,000 का हो गया। बोलो समझ में आया? अच्छा देखना, अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे
यहां पे एक बार आपको ऊपर देख लेना है चेक करके कि हमारा लायबिलिटी साइड का हर चीज को लिख दिए कि नहीं लिख दिए। देखो स्टाफ प्रोविडेंट फंड लिखा गया है ना, देखो लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट वाला चीज का सब चीज लिखा गया कि कुछ बचा हुआ है। देखो तो कुछ बचा हुआ नहीं ना, अरे बोलो ऊपर देखो, यहां पे देखो बताओ, क्रेडिट में हमारा था इक्विटी लिख दिए हैं, जनरल रिजर्व लिख दिए, ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए, क्रेडिट में सेल्स था ये भी लिखा गया, 91,000 था वो भी लिखा गया, इंटरेस्ट था ये भी, ये क्या था, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो तो वो हमारा लिखा गया है, अरे टिक मार दिए हैं तो लिखा गया ना। फिर हमारा पीएल लिखा गया है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड लिखा गया, सब कुछ लिखा गया। अब बस आपका काम हो चुका है खत्म, आप इसका टोटल कर दो। बताओ लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 6 लाख प्लस 283,116 प्लस 1,10,000 प्लस 42,858 और प्लस 46,026 और प्लस 98,000, तो ये आ रहा है 11,80,000। कितना आ रहा है, 11,80,000 टोटल आ रहा है। आप सही से एडलेस कर लीजिए एक बार, ठीक है। ये हमारे हिसाब से तो टोटल 11,80,000 का आ रहा है। आप एक बार टोटल करके देख लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको। चलिए, तो हम लोग का यहां तक हो चुका है काम। अब आते हैं एसेट साइड में। कहां आते हैं, एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स एसेट। कौन सा एसेट, नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल, टेंजिबल में देखो क्या क्या एसेट दिया हुआ था आपके पास। टेंजिबल में आपके पास देखो क्या क्या एसेट दिया हुआ था। दिया था ऊपर में बिल्डिंग, अरे हाँ या ना। फिर उसके नीचे आओगे तो मशीनरी और फर्नीचर दिया था, तो जाके लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना का था, 1.5 लाख। तो यहां पे तीनों का नाम लिखो, पहले लिखेंगे बिल्डिंग प्लस लिखेंगे मशीनरी प्लस लिखेंगे फर्नीचर, ठीक है। क्या और भी कोई एसेट था क्या, और भी कोई एसेट था क्या, नहीं था। चलिए, तो तीनों को ऐड करके, अच्छा सुनना, क्या यहां पे डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे ना। डेप्रीसिएशन तो दिखा चुके हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में। क्या 3-3 4-4 बार दिखाएंगे, नहीं सर 2 बार। एक बार हो चुका है पीएल में, एक बार हो चुका है लायबिलिटी साइड में, है ना। तो यहां पे आपको नहीं दिखाना है। यहां पे कब दिखाते, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं होता। आया समझ में। अगर वो दिया हुआ है तो यहां पे लिखना नहीं है, उसको वहीं पे ऐड करना है। मतलब एसेट को छेड़छाड़ नहीं करना, वो एट कॉस्ट पे ही हमेशा रहेगा। आया समझ में। तो बताओ बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 1.5 लाख प्लस मशीनरी का कॉस्ट कितना है, 2,30,000 और प्लस फर्नीचर का कॉस्ट कितना है, 5,000। तीनों को ऐड करके कितना आ गया है, 3,85,000 का आ गया। तो यहां पे 3,85,000 का अमाउंट जाके लिख देंगे। बोलो समझ में आया। तीनों का अमाउंट यहां पे जाके लिख दिए, कोई दिक्कत। इनटेंजिबल में गुडविल ये सब आता है क्या, कुछ क्वेश्चन में था ऐसा, नहीं था सर, नहीं था। तो चलिए इंटेंजिबल एसेट को नील कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट आपके पास दिया हुआ था सर, तो इन्वेस्टमेंट यहां पे जाके लिखेंगे। था कि नहीं इन्वेस्टमेंट, देखो वहां पे बुक डेट के नीचे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, कितने का, 288,950 का। तो यहां पे जाके इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 288,950 का, ठीक है। 288,950 का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा यहां पे। बोलो आया समझ में, कोई दिक्कत। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्या हमारे पास कोई लोन्स एंड एडवांसेस था लॉन्ग टर्म, क्या लॉन्ग टर्म का कुछ नहीं था सर, इसीलिए हम लोग इसको नील कर देंगे। क्या कर देंगे, नील कर देंगे। आया समझ में। उसके बाद हम लोग का क्या है, आगे बोलो तो, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एक ही इन्वेस्टमेंट था वो लिख दिए हैं, है ना। इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में आता है क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ था 148,680 दिया हुआ था, है ना। 148,680 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, कोई दिक्कत। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में आपका क्या आता है सर, बुक डेट दिया था ना, बुक डेट। तो बुक डेट जो आपका डेटर बोलते हैं वो वही चीज यहां पे आएगा, बुक डेट। बताना क्वेश्चन में बुक डेट कितने का था। देखो बुक डेट दिया हुआ था आपका 2,32,380 का, 2,32,380 का दिया था, 2,32,380 आ रहा है समझ में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो तो कैश और बैंक का पैसा दिया था कहीं पे, हाँ सर कैश एट बैंक दिया हुआ नीचे में 72,240 का, दिख रहा है क्या। तो यहां पे जाके लिख देंगे कैश एट बैंक 72,240, ठीक है, 72,240।
बोलो आया समझ में आता? और कोई चीज छूट रहा है क्या? कैसेट बैंक हो गया। अच्छा, इसके बाद एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, देख रहे हो? एडवांस टैक्स कितने का है? 50,000 रुपए का। तो एडवांस टैक्स आपका कहां पे आएगा सर? यहां पे शॉर्ट टर्म वाले में, यहां पे जाके लिख देंगे एडवांस टैक्स। कितने का था? 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपए यहां पे जाके लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अदर करंट एसेट में तो आने वाला कोई चीज नहीं है सर। अदर करंट एसेट में आने वाला कोई भी चीज नहीं है। समझ में आया? चलिए अब देखिए तो एक बार टोटल करके आपका कितना आ रहा है। ये वाला यहां अदर करंट एसेट बचा हुआ है ना। अदर करंट एसेट में क्या आएगा? तो देखो अदर करंट एसेट में ये अक्रूड इंटरेस्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट का है वो एक जगह तो दिखा चुके हो, दूसरा बाकी है। तो यहां पे जाके लिख देंगे इसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का? 2750 रुपया। और बस इसके बाद आप इसका टोटल कर दोगे तो आपका 11,80,000 रुपया इधर भी आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं पे गड़बड़ हुआ रहेगा, और अगर आ जाएगा तो बल्ले बल्ले, क्योंकि आप इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो। बोलो समझ में आया? टोटल मैच कर रहा है तो आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा सर। ये आपका कंपनी का फाइनल अकाउंट इस तरह का नहीं है कि आपका हाँ जहां जहां का चीज जहां जहां पे जाना चाहिए वहां पे पुट करते चल जाओ, वैसा वाला काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल को रेडी करो पूरा। जब वो रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको चलना है किसमें? बैलेंस शीट में चलना है। क्लियर चीज? तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, आज का क्लास में जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन को उसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर चीज? आपको कुछ नया होमवर्क हम यहाँ पे आज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपका होमवर्क बस इतना ही है कि किस कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीज आता है वो सारा आपको माइंड में सेट कर लेना है। और आज जो हम लोग एक क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन को घर में जाके जरूर प्रैक्टिस करना है तुमको। आया समझ में? इस क्वेश्चन को जरूर घर में जाके प्रैक्टिस करना है। खुद से आप फॉर्मेट बनाओ और खुद से सारा चीज को आप एक बार बनाओ घर में, देख देख के, वहीं से यहां से देख देख के, सॉल्यूशन देख देख के नहीं, अपने से एक बार कर लो। उसके बाद अगर कहीं पे हिंट का जरूरत पड़ेगा तो यहां से एक बार देख के करना। और जब आप खुद से बनाने लगोगे ना क्वेश्चन, तब आपका फाइनल अकाउंट एकदम मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है, फाइनल अकाउंट के साथ कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है ये चीज आपका, है ना। अगर आपको आता है तो बनाइए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए 15 मार्क्स, लेकिन कोई इसके साथ ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। क्लियर चीज? चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।